अजी बच्चा पार्टी। ये है अपना AP2 नंबर 2। तो यहाँ से टाइम बचेगा, मैं इसके पेपर को पूरा रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो थोड़ा सा तुम लोगों के लिए आसान होगा कि क्लास का टाइम बचेगा और क्वेश्चन का डिस्कशन भी हो जाएगा। जैसे देखो, अपना जो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आया हुआ है, इसमें कहा गया था कि एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ वेरिएबल एंगल। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एंगल इसका वेरिएबल था। दो चीजें इस प्रॉब्लम में समझने वाली थी। पहले तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो इंक्लाइंड प्लेन बनाया और थीटा का वैल्यू इन्होंने दिया है कि ये 37 है। ठीक। आगे लिखा है कि फ्रिक्शन, जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो म्यू एस म्यू के दोनों दे दिए। यानी इशारा ये हो रहा है कि ये चलेगा भी और नहीं भी चलेगा। जब ये रेस्ट में रहता है तो एंगल होता है 37। आधा क्वेश्चन मैंने पढ़ा और इसमें ये देखा कि जब ये रखा गया तो इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि नेट रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइनेशन इज N1, एंड जब थीटा 53 डिग्री हो जाता है तो नेट रिएक्शन अप्लाइड बाय N2। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करेंगे कि जो नेट रिएक्शन है वो इसको नॉर्मल फोर्स मान लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। नेट रिएक्शन का मतलब है फोर्स ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्रिक्शन इधर लगेगा और मैंने पढ़ाया था कि जो नेट फोर्स होता है, फोर्स ऑफ कांटेक्ट, वो इधर होता है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ FC से। FC का मतलब समझ रहे हो, कांटेक्ट फोर्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे ये कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालनी है, वैसे तो मैंने तुम्हें ये पढ़ाया हुआ है कैसे निकलता था। फोर्स ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पर हमें चाहिए नॉर्मल फोर्स प्लस जो फ्रिक्शन फोर्स है, इन दोनों को ऐसे ऐड करिए। अब देखो, नॉर्मल फोर्स अपनी जगह रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जब ब्लॉक रेस्ट में है, यानी ये चल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर एक फोर्स लगा होगा, अगर मैं इसको पूरा लॉज ऑफ मोशन से लिखूं तो ये कितनी वैल्यू है, mg sin थीटा। mg sin थीटा फोर्स अगर ज्यादा होता तो ब्लॉक नीचे आ जाता, पर ये ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है और mg sin थीटा लगने के बाद भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसको रोका किसने, तो फ्रिक्शन ने रोका। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। बॉडी अगर रेस्ट में है तो यहाँ म्यू mg cos थीटा नहीं लिखना है, फ्रिक्शन स्टैटिक वैल्यू कितनी लगा रहा होगा, mg sin थीटा। हो सकता है अपने फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है mg sin थीटा से ज्यादा हो, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देना है, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी mg sin थीटा। नॉर्मल फोर्स होगा mg cos थीटा, पता ही है, mg cos थीटा। अब यहाँ से देखो, अगर mg को मैं कॉमन ले लूं और यहाँ स्क्वायर करके तो लिखना पड़ेगा, तो mg अगर कॉमन लोगे बाहर तो अंडर रूट के बाहर आएगा mg और अंडर रूट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है। तो पहला जो नेट रिएक्शन फोर्स N1 का वैल्यू हमें मिला वो mg मिला। या इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते थे, एंगल और रिपोज में अच्छी तरह पड़ा हुआ है कि क्या होता है नेट कांटेक्ट फोर्स, डायरेक्ट mg। दूसरे केस में इस प्रॉब्लम के अंदर क्या बोला गया, उसमें कहा गया कि जब ये एंगल आपका 53 डिग्री हो जाता है तो ये ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट कर देता है। यानी जब ये चलेगा तो नॉर्मल फोर्स यहाँ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे होगा, फोर्स ऑफ कांटेक्ट यहाँ होगा, जिसको क्वेश्चन में N2 से बोला है नेट रिएक्शन। तो जब ये नेट रिएक्शन निकालोगे तो नेट रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर और नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर। फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू अब आएगी, अब ये क्योंकि मूव कर रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग चुका है, तो अब ये काइनेटिक भी लगेगा और mg sin थीटा नहीं होगा, बल्कि हम लोग किससे लिखने वाले हैं, म्यू एन से। म्यू एन स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर, इसमें से n को कॉमन लिया जा सकता है, अंदर रह जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1। और ये n का वैल्यू अब कितना होगा, वो होगा mg cos थीटा और यहाँ पर होगा म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक। अब ये म्यू स्क्वायर प्लस 1 आ गया, जो ये वैल्यू हमने निकाली वो क्या है, वो n2 वैल्यू आई है। अब इस n2 वैल्यू को जैसे देखना, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, हम लोगों से जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो था कि N1 माइनस N2 बताइए, और इसके मैग्नीट्यूड में था। तो N1 का वैल्यू अपन लोग के पास कितना है, mg। यहाँ से पहले से कॉमन ले लो mg, तो यहाँ से बचेगा 1 और ये रह जाएंगे रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 और साथ में मल्टीप्लाई है
cos थीटा। सारी वैल्यूज मुझे दी गई है, m का वैल्यू 10 है, g का वैल्यू भी 10 है, तो ये 100 हो जाएगा। ये 1 माइनस न्यू काइनेटिक हो या स्टैटिक हो या काइनेटिक, दोनों की वैल्यू यहाँ पे जो न्यू की वैल्यू हम लोगों को दी गई है वो 3/4। कितनी वैल्यू दी गई थी? हाँ, 3/4। तो 1 प्लस 9/60 और इनटू cos 53 का वैल्यू जो हम लोगों ने पढ़ा है वो कितना होता है? 3/5। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो N1 N2 का जो डिफरेंस है वो आएगा 25 न्यूटन। इस प्रॉब्लम से क्या सीखा? इस पूरे क्वेश्चन से हम लोगों ने ये देखा कि अगर यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को एक बार देखा जाए तो जब भी ब्लॉक मूव नहीं करता है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी ली जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी जो यहाँ पर आई। दूसरी, जब चलने लगता है तो कांटेक्ट फोर्स कैसे आता है। दूसरी एक चीज और थी कि नेट रिएक्शन का मतलब क्या था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 काफी अच्छा था। ये पार्टिकल मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी गई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल 2 सेकेंड आफ्टर दिस इंस्टेंट। देखो, ये थोड़ा सा जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी कि किसी भी पार्टिकल का स्पीड में चेंज करना मतलब dv ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये मैग्नीट्यूड का साइन क्यों बना है? स्पीड में चेंज करने का कॉन्सेप्ट किसके पास रहता है? एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी के साथ में है तो स्पीड बढ़ेगी और अगर अपोजिट है तो घटेगी। कहने का मतलब, अगर इसी चीज को मैं यहाँ से लॉजिकली समझूं, जो मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन अगर इधर है और वेलोसिटी अगर इधर है और ये एंगल थीटा है, तो एक्सीलरेशन का जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट? वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा वो स्पीड को बढ़ाएगा। और इसमें साफ लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पार्टिकल 2 सेकेंड आफ्टर दिस इंस्टेंट। तो कैसे होगा? यहाँ पे लिखना होगा कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखिए, a cos थीटा वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है और यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन स्पीड। अगर ये अपोजिट भी हो सकता है तो ये स्पीड को कम करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका थीटा का वैल्यू 0 है या 180। बट एक चीज हमने यहाँ से पढ़ी है कि जैसे मैं इसको लिख देता हूँ a cos थीटा, और ये जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका होता है वेलोसिटी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब a cos थीटा और ये वेक्टर है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो a cos थीटा और वेक्टर v को मैं लिख सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट a डॉट b और मैग्नीट्यूड ऑफ b। यहाँ तक आ गए। अब जरूरत किस चीज की है? वेलोसिटी की। कौन सी वेलोसिटी? जिस टाइम पर रेट ऑफ स्पीड पूछा गया इंस्टेंटेनियस। तो अगर टाइम दिया हो तो वेलोसिटी निकालने का इक्वेशन होता है u प्लस ए टी फॉर एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये 2d है, मैंने दोनों में वेक्टर लगाए। चेक करो क्या इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दी गई है? यस, ये रही। ये दी है आई कैप, 2j कैप और 2k कैप। क्या एक्सीलरेशन है हमारे पास? यस, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है एक्सीलरेशन है आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस का 2k कैप इंटू टी। कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2i कैप हो जाएंगे। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर दिया। अब वेलोसिटी आ गई तुम्हारे पास। देखिए, ये वेलोसिटी है 2 सेकंड के बाद। साफ बोला गया है कि 2 सेकंड लिखा है आफ्टर दिस इंस्टेंट। तो 2 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी होगी। एक्सीलरेशन मुझे दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इस फॉर्मूले से आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए। एक्सीलरेशन का वैल्यू है आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस का 2k कैप। मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ? इसको, यहाँ पे। फिर मुझे वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करना है जो मैंने अभी अभी निकाला है, और ये वेलोसिटी का जो इक्वेशन निकाला जाएगा यहाँ पे रखो। कितनी है? 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का 6k कैप। फिर डिवाइड करना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी ये इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और इसका 36।
यहाँ से आप अब इसको जब पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इसके बाद इसमें जो दिखाई दे रहा है वो एक सिंपल कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो ये जब कैलकुलेशन यहाँ से करोगे तो आई यानी इसकी बात कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से साफ दिख रहा है 7 आएगा, तो ये 19/7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो 25। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोला गया है कि रेन इज फॉलिंग विथ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब रेन के बारे में जब सोचना है तो उसमें एक्सेलरेशन 0, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही दे दिया है कि कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 37 पर चलेगी। एन ऑब्जर्वर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और ऑब्जर्वर का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो रेस्ट में है। तो जितना अभी दिया गया अगर उतने के बेस पे ही हम सोच के देखें तो यहाँ से देखो दो कंपोनेंट बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने शुरू में ये जानना चाहा कि रेन का वेलोसिटी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितना है, तो जो रिलेटिव में पढ़ते हो उसमें स्पीड में क्या लिखोगे कि रेन माइनस ऑब्जर्वर, ये आ गया। अब रेन का वेलोसिटी है कितना उसका वेक्टर लिखना है, तो देखो एक कंपोनेंट तो यहाँ पे नजर आ रहा है, वो कंपोनेंट होगा v sin 37 i कैप। दूसरा नीचे की तरफ है तो माइनस v cos 37 j कैप। लेकिन इसमें एक चीज नोटिस करो कि जो रिलेटिव वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है ये माइनस कंपोनेंट है, और ये नीचे की तरफ भी आ रहा है। मैंने लिखा वी आर माइनस वी ओ, पर दोनों की वेलोसिटी को ये लिख दिया। ये ऐसे, ये वी आर का वैल्यू है माइनस वी ओ। स्टार्टिंग में क्वेश्चन ने साफ बोला है कि जो ऑब्जर्वर है वो तो रेस्ट में है, तो जो वी ओ लिखा हुआ है उसको 0 लिख देना है। तो यहाँ से देखिए क्या साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5 वी आई कैप। कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये वी और जे कैप। ये जो रेन का वेलोसिटी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आया है, ये कंडीशन है इनिशियल, जो शुरुआत में दी गई थी, वहां से हमने एक वेलोसिटी निकाली और इसको इक्वेशन 1 बना दिया। यानी ये क्या है, जब ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, रेन वर्टिकल से 37 एंगल बना रही है, तो उस ऑब्जर्वर को रेन कैसे आती दिखाई देगी, वो ये वेलोसिटी होगी। ठीक। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें कहा गया था कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से 2 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये रेन के साथ साथ भागता है। 6 सेकेंड के बाद रेन ड्रॉप उसको ड्रॉप अगेन अपीयर एट एन एंगल 37, फिर से उसको 37 दिखती है। अब तुम्हें ये सोचना है कि जो 37 उसको दिखती है वो जैसी अभी दिख रही थी उसके सामने या उसके पीछे कैसे दिखेगी। तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कैसी दिखाई देगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ रेन और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर लिख दो। कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम लोग यहाँ पे ग्राउंड लेते हैं। अब देखिए रेन का एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 होगा। कुछ बच्चे सोचेंगे ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी आ रही है तो जी होना चाहिए। होना चाहिए, पर क्वेश्चन में बोला है कि रेन आपको कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेनी है, तो एक्सीलरेशन का कोई चांस नहीं है, तो यहाँ पे 0। अब ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है, कितने से वो भागता है, 2 से भागता है। किस डायरेक्शन में रन करता है, एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर लिखोगे 2i कैप। तो रेन का जो एक्सीलरेशन होगा ऑब्जर्वर का वो होगा -2i मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन जो रेन का है वो आपको कौन बता रहा है, ऑब्जर्वर बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जर्वर अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर है 6 सेकंड के बाद, तो रेन का जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, कितना, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसको ये दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है। और बाद में रेन भी उसको मान लेते हैं कि रेन का जो फाइनल वेलोसिटी है वो मैं इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए v डैश से लिख देता हूँ, और वो रेन 6 सेकंड के बाद उसको फिर से 37 एंगल पर दिखाई देती है। साथ में एक एक्सेलरेशन भी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में है, वो दिखाई दे रहा है। यहाँ तक आ गए। अब इनिशियल वेलोसिटी की इक्वेशन तो हम लोग कर चुके हैं। अब जैसे मान लो थोड़ा सा इधर, मुझे यहाँ पर एक एक्सेलरेशन चाहिए,
मान लो मैं पहले फाइनल वेलोसिटी निकालता हूँ v डैश। कंपोनेंट देखिए, अब ये 37 दिख रहा है, तो कंपोनेंट में एंगल भी नहीं बदला, सिर्फ यहाँ पे लिखोगे v डैश और वैल्यू रहेगी sin 37। फर्क ये होगा कि आई कैप होगा लेकिन नेगेटिव होगा, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो भी होगा नेगेटिव, v डैश cos 37 j कैप आ गया। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस आएगा, ये v डैश होंगे, sin 37 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर लिखोगे 3/5, यानी कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ये होगा 4/5 j कैप, और ये हो गई फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को ध्यान से अगर देखोगे तो ये वैल्यू वही आ रही है जो हमने पहले पढ़ी थी। फर्क इतना है कि वहां पे डायरेक्शन जो एक्स कंपोनेंट की थी वो पॉजिटिव में थी, ये नेगेटिव में थी, पर न्यूमेरिकली इक्वल है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं आपसे कि इन वाई डायरेक्शन में जरा देख के बताओ वेलोसिटीज में क्या चेंज आएगा, तो वाई डायरेक्शन में किसी तरह का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में है, और ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि एक्स और वाई एक्सिस का मोशन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। जब वाई डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, तो टाइम के साथ रेन का वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। यानी वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी, वाई डायरेक्शन में जो मैंने v डैश से लिखा है फाइनल वेलोसिटी, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे वाई में। लेकिन अगर हम लोग इसी तरह सोचें कि अलोंग एक्स डायरेक्शन में क्या होगा थोड़े टाइम के बाद, यहाँ तो 6 सेकंड दिया है, तो यहाँ पे देखना होगा कि जो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा फाइनल v डैश, उसको लिखना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन का v, अगर मैं लिख रहा हूँ मतलब इनिशियल डैश लगा रहा हूँ मतलब फाइनल, और प्लस ए एक्स इंटू टी, क्योंकि यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी रेन का चेंज होता दिखेगा। कितना, अब ये देखिए फाइनल वेलोसिटी में कितनी लिखूं, मैंने यहाँ पे लिखा फाइनल की इक्वेशन में देखो तो माइनस आया हुआ है एक्स डायरेक्शन का, ये देखो आ रहा है कि नहीं। वाई डायरेक्शन में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ था, माइनस जे में था, माइनस जे में रहा, तो यहाँ पे लिखो 3/5। वी एक्स का वैल्यू कितना था, और माइनस साइन लगाना नहीं भूलना है क्योंकि माइनस में है। एक्स डायरेक्शन में कितना था पहले, 3v/5 यही था, और एक्सीलरेशन मैंने अभी रिलेटिवली निकाला, ये देखिए -2 है, तो यहाँ पर -2, और कितने सेकंड के बाद चाहिए, 6 सेकंड के बाद चाहिए। अब क्या करना है कि अगर मैग्नीट्यूड देखोगे फाइनल वेलोसिटी का जो ये लिखा हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी का, उसमें ध्यान से देखो तो 3v/5 4v/5 सेम आ रहे हैं। मतलब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो वही आएगा जो इनिशियल था, और अभी जो फाइनल है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन है। तो जहाँ पे v डैश लिखा है वहां पर हम लोग इसको v से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे देखना यहाँ पे जो ये लिखा है, तो यहाँ पर लिख दो -3v/5, ये 3v/5 को इधर ले आओ, तो ये हो गए 3v/5, और उस साइड में रह गए -12। इसको जो माइनस माइनस दोनों साइड से काट दो, तो ये जब ऐड करोगे तो होगा 6v/5 इक्वल 12, 6 2 जा 12, v का वैल्यू आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इस प्रॉब्लम से क्या सीखा कि जब एक्सेलरेशन है तो कैसे सॉल्व करोगे। अब इसके बाद आएगा अपना क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इजी था। एक कैनन बॉल हैज ए रेंज ऑफ आर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी दोनों एक रेंज को दे रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू आर है, एच और एच डैश मैक्सिमम हाइट है ऑफ द टू पाथ फॉर विच दिस इज पॉसिबल देन। देखिए जब भी ऐसा हो कि रेंज सेम दिया जाए तो हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक थीटा एंगल होता है और दूसरा एंगल होता है 90 माइनस थीटा। तो इसमें जैसे ऑप्शन देख के ही पहचान सकते हो, एच 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 एच। तो यहाँ करके देखो, अगर मैं हाइट निकालूं थीटा एंगल पर, तो ये होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यहीं पर ये मान लो एच डैश है और यहाँ पर हाइट एच है, मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो एक एच की वैल्यू थीटा एंगल पर ये होगी, और अगर मैं 90 माइनस थीटा पे निकालूंगा तो क्या होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। अब ये जो 90 माइनस थीटा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा में।
ध्यान से देखो कि यहाँ पे रेंज के साथ ऑप्शन में रिलेशन दिए हैं, तो बड़े आराम से सोच सकते हो कि अगर मैं यू स्क्वायर जहाँ पे लिखा है उसको ले लूँ, साइन स्क्वायर थीटा है मैंने साइन लिख दिया, कॉस है, ये रेंज का फॉर्मूला अपने दिमाग में लाओ। रेंज का फॉर्मूला होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पर यू स्क्वायर 2 बार है, साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, जी से जी का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, तो मैंने इसको ना स्क्वायर कर दिया। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो मैंने 2 अपनी तरफ से लिखा वो था नहीं, तो 2 का स्क्वायर है यानी 4 का मल्टीप्लाई मैंने किया है, तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 के स्क्वायर यानी 4 से। यहाँ g का स्क्वायर सेट हो गया, पर ये वाला 2 और ये वाला 2 बचा है, तो एक 4 यहाँ भी आएगा। तो ये टोटल वैल्यू अगर सोच के देखेंगे तो 1/16 होगा। अंदर लिखा हुआ है रेंज का फॉर्मूला, तो ऊपर आएगा आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, एच और एच डैश। इजिली ये समझ सकते हो कि आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा 16 एच और एच डैश, और अगर मैं आर पर जाऊंगा तो 4 एच और एच डैश। एक क्वेश्चन तो ये था, इसमें हो सकता है कि अगले बार आपसे पूछा जाए कि एच और एच डैश कितना होगा। तो जो रिलेशन मैंने ये बनाए हैं, इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड करोगे एच डैश के साथ, तो ये बनेगा टेन थीटा। इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट पे भी बन सकता है, काफी ठीक क्वेश्चन है, आता रहता है। तो ये था 26। अब चलो 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें लिखा है कि टू ब्लॉक पी एंड क्यू आर कनेक्टेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। जनरल बात है, पासिंग ओवर ए पुली, डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है, एग्जाम में ट्राई भी किया है तो क्वेश्चन तो रट ही गया होगा। नीचे लिखा था कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पी एंड क्यू, म्यू का वैल्यू 0.3 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर हो गया वैल्यू 0.3। इफ द मास ऑफ ब्लॉक क्यू इज 20 केजी, यानी इसका मास दे दिया 20 केजी, तो नीचे की तरफ लगा होगा 20 जी, टेंशन होगी ऊपर, ठीक है। द मास ऑफ ब्लॉक पी, इसका मास हमें बताना है, और साथ में एक कंडीशन है कि ब्लॉक जस्ट टू स्लिप। जस्ट टू स्लिप का मतलब देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। तो इसको सॉल्व करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे एक तो देखो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगेगा एन, अगर ये जो टेंशन यहाँ से गई है टी, तो टेंशन का एंगल ये दिया हुआ है 60। यहाँ पर अगर मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा मानूं, तो इस डायरेक्शन में जो टेंशन लगेगी वो टी कॉस थीटा होगी, और इस डायरेक्शन में जो टेंशन लगेगी वो टी साइन थीटा होगी, ठीक। अब ये जस्ट स्लिप करेगा, तो यहाँ पर तुम्हें ये सोचना है कि एक तो एम जी नीचे लग रहा होगा, मास उसका हमें पता नहीं है, ये एम जी है। जब ये राइट साइड में टेंशन की वजह से स्लिप करना शुरू करेगा, तो क्या इसके पीछे जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब अगर इसको स्लिप करना है, तो फ्रिक्शन फोर्स की जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ये टी कॉस थीटा जो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो ये जाएगा ही नहीं, फ्रिक्शन अगर कम है तो मोशन होने लगेगा। मुझे यहाँ बताना है जस्ट इम्पेंडिंग इन मोशन जस्ट स्टार्ट टू स्लिप, तो ये फोर्सेस आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी नेट फोर्स का वैल्यू 0, तो जिससे कि एक्सीलरेशन होगा नहीं। तो अब पूरी लड़ाई हमारी इस बात पर है कि मुझे फ्रिक्शन निकालना है। तो फ्रिक्शन के लिए रूल होता है म्यू एन, और यहाँ पर लिखेंगे टी कॉस थीटा। लो ये इक्वेशन बन गई। अब सोचो यार इसमें नॉर्मल फोर्स कैसे आएगा, तो इसके पास चलते हैं। ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, उसी के साथ में टी साइन थीटा लग रहा है, और ये दोनों फोर्स ये देखिए माइनस एम जी, तो इधर लिख दो एम जी, एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो पूरे इक्वेशन होगी नॉर्मल फोर्स प्लस टी साइन थीटा माइनस का एम जी और इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सीलरेशन तो वाई डायरेक्शन में है नहीं। तो यहाँ से जब हम लोग नॉर्मल फोर्स के बारे में सोचेंगे तो ये आएगा एम जी माइनस टी साइन थीटा। हो गया। अब अपनी जो इक्वेशन जस्ट टू स्लिप बनाई थी उस पर आ जाओ। तो यहाँ पर पहले लिखो म्यू, और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू को लिख दो एम जी माइनस टी साइन थीटा, और ये इक्वल होगा टी कॉस थीटा के। अब अगर मैं इसमें से टी कॉमन ले लूं, तो यहाँ से देखना ये अगर टी कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, ये कॉस थीटा बचा, ये म्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये टी साइन थीटा है। म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करके राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा म्यू साइन थीटा।
लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बचेगा ओनली म्यू एम जी। तो ये देखो एक सिंपल सी इक्वेशन बन के आ रही है। अब देखना ये जो इक्वेशन बनकर आई है टी, मेरा टारगेट है इसमें एम को निकालना। तो मैं क्या करता हूँ अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए म्यू बाई टी इधर कर लिया और साथ में यहाँ पर हाँ एम अपॉन टी इधर कर दिया है, तो म्यू जी उधर चले जाएंगे तो एक एक्सप्रेशन बनेगी कॉस थीटा प्लस का म्यू साइन थीटा डिवाइड बाई म्यू जी। आ गया। अब सोचो कि जो टेंशन थी स्टार्टिंग में, जो 20 किलो का एक ब्लॉक यहाँ पे लटका हुआ था, तो वो टेंशन कितनी थी 20 जी, इधर लगी होगी टी। मैं उस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ क्यू ब्लॉक जो नीचे लटका हुआ है। तो टेंशन की जगह मैं लिख सकता हूँ 20 जी और कॉस थीटा का वैल्यू है 60। न्यू का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितना दिया है 0.3 और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिवाइड बाई म्यू यानी 0.3 और साथ में जी, ये जी इस जी से कट जाएंगे। तो जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 50.6 kg। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 सिंपली सॉल्व करना था, फ्रिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पे था। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 क्वेश्चन देखने में अच्छा लगा होगा, जब पेपर देखा होगा लगा होगा यार देखने में तो बहुत टफ लग रहा है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं था। याद करो मैंने क्लास में बताया था कि जब भी कभी स्प्रिंग दिखाई दे, आइडियल स्प्रिंग है तो उसको टेंशन की तरह ट्रीट करो, कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं। अब जैसे देखना, अगर मुझे मान लो इसी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो 2 mg आएगी। ठीक, तो ये यहाँ पर टी बना, इधर जो टेंशन जाएगी वो कितनी होगी t/2। यहाँ पर टेंशन जो जाएगी वो t/2 और t/2 का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो t है 2 mg, तो t/2 कितना हुआ mg हुआ। यहाँ तक आगे। अब इस क्वेश्चन के पार्ट देखो, ऑल स्ट्रिंग आइडियल, ये तो जनरल बात है। इनिशियली द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, ब्लॉक्स रेस्ट में है, ओके। नाउ द लोअर स्प्रिंग इज कट, यानी इस स्प्रिंग को कट कर दिया जाता है। तो अब इसको प्रॉब्लम को दो पार्ट में सॉल्व कर दो और बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मैं पहले बात करना चाह रहा हूँ बिफोर कट। जब कटिंग नहीं हुई तो इस ऊपर वाली स्प्रिंग में टेंशन कितनी थी, बिफोर कट टेंशन इन द अपर स्प्रिंग कितनी है, जरा सोच के देखो। यहां से mg आएगा। अब मैं अगर ऊपर वाली स्प्रिंग की फीलिंग को देखूं तो मुझे एक m1 ये मास है, इसकी वजह से यहाँ mg दिखेगा। दूसरा ये वाला एक मास और m लगा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर mg लगेगा। और नीचे से जो ये टेंशन आ रही थी t/2, इसकी वजह से एक और mg टेंशन यहाँ पर है। mg क्यों है, क्योंकि t/2 का वैल्यू mg है। तो इस ऊपर वाले स्प्रिंग पर तीन टेंशन लगेंगी, पहले वाला ब्लॉक, दूसरे वाला ब्लॉक, तीसरे वाला ब्लॉक। तो अगर मैं ये बोलूं कि जब ये कट नहीं हुआ उस समय ऊपर वाले स्प्रिंग पर टोटल टेंशन का वैल्यू कितना था, अगर मैं इसको नीचे वाले को टी लिख चुका हूं तो मैंने इसको टी डैश लिख दिया। तो mg 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 बड़े आराम से पता चल गया कि ये 3 mg टेंशन इसके पास थी। किसके पास, अब मुझे जो बताना है वो है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 जस्ट आफ्टर कटिंग द लोअर स्प्रिंग। तो ये अपना 1 नंबर वाला ब्लॉक हो गया। जब स्प्रिंग नीचे लगा हुआ था तो नीचे की तरफ कितने से खींचा जा रहा था 3 mg से। अब आपने इसको काट दिया, काट दिया तो जो नीचे की टेंशन है वो ऊपर की तरफ उतनी ही पहुंचेगी एक झटके की तरह। मान लो किसी चीज को आप रबड़ से खींचते हो, अगर रबड़ कट जाए तो चेहरे पे पड़ता है। तो पहले m1 ब्लॉक पर नीचे की तरफ 3 mg लग रहा था, लगाने वाला सोर्स कौन था, स्प्रिंग नंबर 2 और जो भी नीचे है वो जाके कट गया। तो ये झटके से ऊपर 3 mg फोर्स इस पे लगा कि नहीं लगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन जो mg ब्लॉक है उसका अपना mg तो नीचे ही लगता रहेगा। अब इस ब्लॉक को ध्यान से देखो, 3 mg ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो इस ब्लॉक के चलने की टेंडेंसी ऊपर की तरफ आ जाएगी और नेट फोर्स 0 नहीं है, तो एक नंबर ब्लॉक का मोशन एक्सीलरेटेड होगा, क्योंकि 3 mg ऊपर mg नीचे। तो सिंपल सा अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो नेट फोर्स कितना है 3 mg
ऊपर यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में mg, नीचे डायरेक्शन में टोटल मास कितना है इसी ब्लॉक पर, जिसका एक्सेलरेशन चाहिए उसी का मास लिया, तो m मास से मास काट दो, 3 mg से ये चले गए तो आंसर आ गया 2g। और बड़े आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो कि सी ऑप्शन इसका सही है। वैसे मैंने स्टार बना रखा है, जो भी आंसर सही है वो डिस्कस करते जा रहा हूँ। अब इसमें देखो 29 एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। विल सी 29 नंबर प्रॉब्लम में एक फोर्स की वैल्यू आपको दी गई 3ti कैप प्लस 5g कैप। नोटिस करो यहाँ पे टाइम आ रहा है। एट पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर वो भी टाइम में दिया हुआ है, वेयर टाइम t इज इन सेकंड है, द वर्क डन बाय द फोर्स 0 से 2 सेकंड के बीच में बताइए। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आया कि यार वर्क डन का फॉर्मूला मुझे ऐसे कुछ बताया गया था, एफ डॉट डी आर। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि dr जो पोजीशन वेक्टर होता है वो dxi dy में जाएगा। तो पहले बच्चे इसमें क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि यार dr का वैल्यू सर ने तो मुझे कुछ ऐसे बताया था कि जब भी क्वेश्चन आया करे एफ डी एक्स, एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड कर दिया करो, और बाद में इसको इंटीग्रेट लिमिट के अकॉर्डिंग कर दो। पर लेकिन यहाँ तो टाइम दिया हुआ है, टाइम के बारे में तो बताया ही नहीं था। तो थोड़ा सा सोचो कि जब भी टाइम का दिया जाए, अब देखना क्या हम लोग जो s का वैल्यू दिया है उसको लिख सकते हैं 2t² i कैप माइनस का 5j कैप। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो देखो क्या आता है, ds ओवर dt, ये वेक्टर भी है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे यहाँ से मिलेगा 4t i कैप और 5 का हो गया 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ध्यान से देख कि जो ds का वैल्यू है वो बन जाता है 4t i कैप इंटू dt। बना कि नहीं? फोर्स की वैल्यू भी आपकी टाइम में है, और जो पोजीशन में चेंज है ds वो भी मैंने निकाल दिया टाइम के उसमें। तो अब ये आसान हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा dw, पहले फोर्स की वैल्यू यानी 3ti कैप, इतना करते ही ये क्वेश्चन आपसे बन गया। डॉट डॉट में यहाँ पे dr की जगह जो क्वेश्चन में s दिया है तुम भी ds लिख दो। अब ds की वैल्यू हमें चाहिए टाइम के फंक्शन में। क्यों चाहिए? क्योंकि फोर्स टाइम के फंक्शन में है। अब देखो ds से ये टाइम के फंक्शन में मिला, तो ये हो गया 4ti कैप और dt, लो बन गया। दोनों की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे रखोगे और इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, और लिमिट देखिए क्वेश्चन में साफ दी है कि 0 से लेकर 2 सेकंड में बताइए। तो यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो। अब ये आई कैप का आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट का वही रूल, तो 12 आएगा, और टी का स्क्वायर, यहाँ का टी और ये टी, आई डॉट आई हो गए, ये डी टी हो गए। ये 5 जे कैप है, इसमें जे कैप का कंपोनेंट 0 आया हुआ है, ये देखो 0 जे कैप, तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 0 से 2 हो गया। सिंपल सा इंटीग्रेट करोगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 यहाँ आएगा, टी स्क्वायर का करोगे तो क्यू, और जब लिमिट लगाओगे तो 2 की पावर होगी क्यू। अब ये देख लो, ये 4 हुआ और यहाँ पे 32 जूल। तो बड़े आराम से ऑप्शन भी यहाँ पे निकल गया। तो इसमें सीखा क्या कि जरूरी नहीं है कि पोजीशन हमेशा एक्स में ही दिया जाए। फोर्स को टाइम में दिया है तो तुम्हें डीएस को टाइम में लाना ही होगा, और अगर डीएस की वैल्यू टाइम में है तो हम फोर्स को भी टाइम में लाएंगे, जो मैंने क्लास में पढ़ाया है। ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को बहुत स्पीड में भी कर सकते हो, देखना अगर थोड़ा सा स्पीड बनाओ। ए बॉडी ऑफ मास 6 kg by a force which causes displacement is given by t² by 4। टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है। फिर से देखो डिस्प्लेसमेंट, तो दो मेथड है, चाहो तो ds dt वाला जो पीछे बताया वो कर लो, लेकिन एक और भी है, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड। एक बात बताओ, अगर मैंने एक चीज पढ़ी है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, पढ़ी है। अब अगर मुझे ये फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड मिल जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। फाइनल स्पीड लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन तो आपको दे दी ना, p²/4। अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं तो ये वेलोसिटी बनेगी, और वो 2t/4 यानी t/2 मीटर पर सेकेंड आ गई। ये वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आपके पास निकल कर आ गई। अब जब ये आ गई तो इसमें पूछा गया था कि 2 सेकंड बाद बताइए, तो दोनों काम कर लो। एक बार इनिशियल वेलोसिटी 0 सेकंड पर निकालो, टाइम की जगह 0 डालोगे तो 0 मीटर पर सेकंड आएगी। फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 2 सेकंड पे निकालोगे
तो 2/2 यहाँ से करोगे तो 1 मीटर पर सेकेंड आएगी। अब देखना जैसे ही तुम्हें स्पीड पता चली, इसमें पूछा था वर्क, एक ही फोर्स एक्ट हो रहा था जो क्वेश्चन ने साफ दिया था, तो इसमें वैल्यू डाल दो तो वर्क डन कितना होगा 1/2। मास का वैल्यू दिया है 6 kg, यहाँ पे लिख दो। फाइनल स्पीड 1 का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0, 2 3 जा 6। तो ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, 3 जूल आंसर आ गया, डी ऑप्शन सही है, काम खत्म। चाहो तो इसको dx/dt कर लो, और फोर्स की इक्वेशन एक्टेड बाय दिया नहीं तो सबसे अच्छा वर्क एनर्जी से जाओ। अब इसमें हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखो जो प्रॉब्लम नंबर 31 है, द सिस्टम एज शोन इन द फिगर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। पहली चीज, स्टार्टिंग में सिस्टम के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। द पुली स्प्रिंग आर आइडियल, जनरल लैंग्वेज, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, द स्पीड ऑफ 5 kg ब्लॉक when 2 kg block leave the contact। जैसे ही ये 2 kg ब्लॉक सरफेस को लीव करेगा, उस समय 5 kg ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। अब सोच के देखो, एक तो ये जो यहाँ पर ब्लॉक है, इस पर एक टेंशन लगा होगा T, और वो टेंशन कितना लगा होगा kx के इक्वल। kx के इक्वल क्यों, क्योंकि 5 kg ब्लॉक अगर इसमें लटका है तो स्प्रिंग को 5 kg वाले ब्लॉक ने नीचे की तरफ खींचा होगा, और वो जो पुलिंग है वो स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट करेगी, जिसको हम kx से लिखेंगे। वो kx यहाँ से आता हुआ इसके पास पहुंचा। दूसरा, इस 2 kg ब्लॉक पर एक फोर्स लगा होगा नॉर्मल। थर्ड फोर्स इस पर लगा होगा नीचे 2g। प्रॉब्लम में ये कहा है कि उस समय 5 kg का स्पीड बताइए जब ये 2 kg ब्लॉक जस्ट लीव द सरफेस। तो लीविंग ऑफ द सरफेस का मतलब कई बार क्लास में बात हुई है कि नॉर्मल को जीरो करना होगा। तो अगर मैं 2 kg ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा kx फोर्स ऊपर, नॉर्मल फोर्स 0, और 2g फोर्स के इक्वल होगा। ऐसा क्यों, पूरी इक्वेशन अगर प्रॉपर वे में लिखनी होती तो kx प्लस नॉर्मल माइनस का mg इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं, जस्ट लीप की बात हो रही है। जस्ट लीप जब भी वर्ड आता है, जस्ट स्लाइडिंग, जस्ट सिल्टिंग, मतलब आपको एक्सेलरेशन के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा है, तो वहां पर ए नहीं लेना है। तो जैसे ये लिखा तो kx नॉर्मल 0 कर दिया लीव होने की वजह से, kx mg। अब मैं अगर यहाँ से x के बारे में सोचूं तो ये है 20। अब मुझे चाहिए स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या दिया है ये देखिए ऊपर 40, तो यहाँ लिखो 40, तो x का वैल्यू आ गया 1/2 मीटर। इससे तुमने क्या देखा कि जैसे ही ये कांटेक्ट सरफेस को छोड़ता है कौन 2 kg, उसी टाइम पर हमारी जो स्प्रिंग है उसमें जो एलोंगेशन होती है नीचे की तरफ, क्योंकि 5 kg ज्यादा है, वो 1/2 मीटर की हो जाती है। अब आपको ये पता चल गया कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हुआ, तो इससे स्पीड निकालना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। कैसे, 5 kg ब्लॉक जब नीचे जाएगा तो उसको नीचे लेके जाएगा कौन, ग्रेविटी। तो एक वर्क डन हमारे पास आएगा वर्क डन बाई ग्रेविटी। जब ये नीचे जाएगा तो स्प्रिंग इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी क्योंकि वो खींच रही है, तो एक वर्क डन यहाँ पर होगा जो करेगी स्प्रिंग, और और कोई फोर्सेस नहीं है। ये पूरा वर्क डन इक्वल होना चाहिए हाफ mv² माइनस हाफ mu² अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे पहले ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा, तो ये 5 kg ब्लॉक नीचे कितना चला, जितना स्प्रिंग ने एक्सटेंशन लिया, जितना स्प्रिंग खिंच गई उतना ही चला होगा। लेकिन 5 kg का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है और ग्रेविटी फोर्स भी नीचे की तरफ है, तो पॉजिटिव भी होगा। फोर्स कितना लगा, 5g, जी को लग देंगे तो 50 भी कर सकते हो। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1/2। दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, थीटा होगा 0 तो प्लस का। और स्प्रिंग का वर्क डन तुम्हें पता है माइनस हाफ kx² होता है। k का वैल्यू क्वेश्चन में दिया 40, x² कितना एलोंगेशन 1/2, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें फाइनल स्पीड कितनी होगी, इसकी बात हो रही है 5 kg की। तो यहाँ पर जो मुझे मास लेना है वो कितना लेना है, जो मास क्यू यहाँ पे डालोगे वो कितनी आएगी 5 kg, तो 5 लिख दो इनटू फाइनल स्पीड कितनी होगी वो मुझे पता करनी है। इनिशियल स्पीड कितनी थी, क्वेश्चन ने साफ बोला था रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यानी u0 था। ये लो, सारी डेटा आ गई यहाँ पे। अब देखना ऊपर
ये जो 5G है इसको 50 लिख सकते हो, 1/2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा 25 माइनस ये देखिए इसको कैंसिल करेंगे 20 आएगा, इसको 1/2 को स्क्वायर करेंगे 1/4 तो यहाँ पर 5 बचेगा। राइट हैंड साइड में ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 5b² डिवाइड बाई 2 तो यहाँ रहेगा 20 डिवाइड बाई 2/5 इक्वल टू b²। 5 4 जा 20 यानी 8 का अंडर रूट से निकालेंगे तो 2√2 आ जाएगी। तो इस टाइप से इसका जो आंसर होगा वो 2√2 मीटर पर सेकेंड यानी ऑप्शन बी होगा। तो इस प्रॉब्लम में क्या सीखा, कुछ नहीं, सिंपल सा वर्क एनर्जी थ्योरम कि mg से नीचे जाएगा। पहली जरूरत थी स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन आएगा, बस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन बहुत इजीएस्ट है, यानी इसको बहुत सिंपल वे में जल्दी से भी किया जा सकता है। ए स्विमर वांट टू क्रॉस ए रिवर एंड रीच पॉइंट बी, ये बी पर पहुंचता है। द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल रिवर एंड दैट ऑफ रिवर फ्लो आर सेम, यानी देखो स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, यानी स्विमर की स्पीड जो ये एरो बना, अगर मैं यहाँ लिख दूं स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वेलोसिटी, एंड दैट ऑफ रिवर फ्लो, रिवर का जो फ्लो है वो दोनों सेम है, यानी ये वैल्यू v के इक्वल दे दी गई। अब देखना ये v दोनों आपस में सेम है, और फॉर स्विमर टू रीच पॉइंट बी, ए से चला बी पर पहुंचा। मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग जहां से हो रही हो एंडिंग जहां पर हो उस लाइन पर जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, बीवीजी होती है। और अच्छे से मालूम है कि जब रिलेटिव को स्टार्ट करते हैं तो स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही है। अब अगर इसके ये वेलोसिटी कौन सी है, रियल वेलोसिटी जिससे कि वो चला है, तो VSG का वैल्यू होगा BVR प्लस VRG। ये इक्वेशन बन के आ गई। अब ध्यान से देखो, अगर इसको वेक्टर से सॉल्व करें तो ये 60 है। इतना सब करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, यहाँ सिंपली एक चीज है कि जो स्विमर का वेलोसिटी है रिवर के रिस्पेक्ट में वही वेलोसिटी है रिवर की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिवर में अगर जाके तुम बैठ जाओगे तो तुम्हें स्विमर कैसा दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। एक तरीके से रेस्ट को ऐसे मान लो कि स्विम जो रिवर है वो रोड बन गई, रोड की तरह, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी तो सेम है। तो इनका अगर रिलेटिव निकालोगे, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलने लग जाए तो रिलेटिव में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, अपोजिट चलेंगे। यानी ये सिंपल देखिए, यहाँ से दिखा हुआ ये एंगल पूरा 90 है। फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, स्विमर का वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में और ये दोनों इक्वल है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो कि 90 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होगा, 60 के इक्वल होगा। तो यहाँ से निकाल दो तो थीटा का वैल्यू 30। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ज्यादा टाइम दे नहीं जरूरत है। नंबर 33 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33 इस सेक्शन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। देखो इसमें स्टार्टिंग में बोला गया कि एक 2 kg ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर ये रखा हुआ है। म्यू के और म्यू एस दोनों वैल्यूज अलग अलग दिए गए थे। इस पर भी नोटिस करने वाली चीज इंपॉर्टेंट थी, दोनों वैल्यू अलग देने का मतलब है कि जब ये रुका रहेगा तो आपको म्यू एस लेना है और जब चलेगा तो 0.3 लेना है। दोनों टाइप के फ्रिक्शन अवेलेबल है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10I, यानी राइट हैंड साइड में ये ब्लॉक चल रहा है, डायग्राम दिख रहा है। कार विच इज इनिशियल वेलोसिटी v0 है, किसका जो ट्रॉली है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, यहाँ पे 2 लिख लो। इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन, यानी ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, बोला डेंजरस होता है जब इनकरेक्ट आता है। इनकरेक्ट का मतलब है कि जो ऑप्शन तुम्हारा गलत होगा वो तुम्हारे लिए सही माना जाएगा, मतलब क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी है कि एक ट्रॉली चल रही है दूसरा उसमें रखा है, तो सबसे पहले ना ऑब्जर्वर को ग्राउंड से उठा के उसके अंदर बिठा दिया करो, तो ये आसान लगता है। अब मान लो हमारा ऑब्जर्वर इसके अंदर आ गया। अब मैंने ये सोचा कि जो ऑब्जर्वर है, जहां पर ऑब्जर्वर बैठा है, क्या वो फ्रेम एक्सीलरेटेड मोशन में है, यस, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो जहां पर ऑब्जर्वर बैठा, पहली चीज ये आई कि वो जो बना वो नॉन इनर्शियल फ्रेम बना, पहली चीज।
नॉन इनर्शियल फ्रेम बनने का मतलब है कि जो हमारा ये ब्लॉक ओरिजिन पर रखा है, इस पर जो पहला फोर्स लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में, सीडो की डेफिनेशन क्या है कि जो एक्सीलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम का होता है और जिस डायरेक्शन में होता है उसके ठीक अपोजिट सीडो लगेगा, मास उसका लो जिस पर लगाने जा रहे हो। तो इस ब्लॉक का जो मास है वो देखिए 2 केजी दिया है, तो 2 होगा। एक्सीलरेशन नॉन इनर्शियल का 5 है, तो ये 5 होगा। तो यहाँ सीडो फोर्स लगेगा 10 न्यूटन। पहली चीज, सीडो लगेगा लेकिन ब्लॉक तो राइट साइड में चल रहा था, तो राइट साइड में चलने का मतलब है इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक राइट साइड में जाना चाहता है। यानी रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है, सरफेस, ट्रॉली का सरफेस और ब्लॉक के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है, जिसमें ब्लॉक का टेंडेंसी है राइट में जाने का। तो ये चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगेगा जो इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। टाइप ऑफ फ्रिक्शन होगा काइनेटिक। काइनेटिक क्यों होगा, क्योंकि ये चल रहा है। अब अगर मैं यहीं पर एक चीज बताऊं कि इस समय ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो कैसे इसको लिख के बताओगे? तो देखना, एक तो लग रहा है सीडो लेफ्ट साइड में, दूसरा फोर्स इस पर लग रहा है फ्रिक्शन के लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में होने की वजह से साइन कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग अगर लिखोगे तो एम ए क्या है, नेट एक्सीलरेशन। जीरो फोर्स की वैल्यू कितनी है, लेफ्ट में है, तो मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू उसकी लिखूंगा, माइनस का 10। फ्रिक्शन भी लेफ्ट साइड में है तो ये भी होगा माइनस, और म्यू एस नहीं आएगा, म्यू के यहाँ पर आएगा, म्यू के एम जी। देखना, माइनस का 10 और यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस, म्यू के का वैल्यू क्वेश्चन में ढूंढो कितना है, 0.3। ये हो गया 0.3, एम जी होगा 20 क्योंकि 2 केजी का था। तो यहाँ पर देखिए ये आएगा माइनस का 10, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 0.2, एम 2 की वैल्यू 3, यहाँ से सॉल्व करें। तो अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूं तो ये देखो कितना आ रहा है, 6, यानी ये 6, और एम मास कितना था, 2, एक्सीलरेशन मुझे चाहिए। तो ये माइनस को अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनता है 2a, और यहाँ से बनता है एम नेट माइनस का 16। तो मेरे पास एक्सीलरेशन आ जाता है -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस ब्लॉक के पास अगर ऑब्जर्वर ट्रॉली में बैठा है तो ये एक्सीलरेशन किसके रिस्पेक्ट में आया हुआ है, कौन देख रहा है, ये वो ऑब्जर्वर जो ट्रॉली में बैठा है। उसको क्या दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक चल तो राइट साइड में रहा है, ट्रॉली का एक्सीलरेशन भी राइट में है, पर ब्लॉक में एक ऐसा एक्सीलरेशन लग रहा है जो इसकी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अपोजिट है, और वो कितना है, -8। यहाँ तक ये क्वेश्चन आधा बना। अब जरा ऑप्शन पे चलिए। इसमें कहा गया कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट -8 I मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये आ भी रहा है, मतलब यही है। यानी ये पहला स्टेटमेंट ए जो लिखा है वो सही लिखा है, पर तुम्हें वो ऑप्शन लेना है जो गलत लिखा हो। तो मैं ए ऑप्शन नहीं ले सकता क्योंकि ये सही बात लिखी हुई है, और हमें कौन सी बात लेनी है, गलत। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसकी वेलोसिटी बताइए 1 सेकंड में इतनी है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सीलरेटेड मोशन में वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, u प्लस एटी। तो u का वैल्यू इसमें इनिशियल लेवल पे अगर चेक करोगे तो कितना दिया था, 10 आई कैप, यानी 10। एक्सीलरेशन -8 नेगेटिव है, और टाइम इन्होंने बोला 1 सेकेंड, मैंने लिख दिया। तो ये वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड प्लस आई कैप। ये देखिए फिर लिखा हुआ है कि 2 I कैप मीटर पर सेकेंड। ये बात भी सही लिखी हुई है, पर हमें वो लेनी है जो गलत हो, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। अब हम लोग चले ऑप्शन सी के पास। अच्छा, मैंने काइनेमेटिक्स के रेक्टिलिनियर मोशन में तुमको पढ़ाया था कि जब कभी भी पूरी फिजिक्स में कहीं ऐसा हो कि जो एक्सीलरेशन का वैल्यू है अगर वो निगेटिव आ रहा है, देखो जैसे ही इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप में हो जाती है, मतलब इसमें लिखा है द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट t इक्वल 1 सेकेंड टू आई कैप, मतलब ये सही है। जो सही है वो हमें नहीं लेना है, तो b मेरा गलत हुआ। अब सी ऑप्शन पर आते हैं, द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप एट t इक्वल 1.25 सेकेंड। यहाँ से थोड़ा समझना। अब अगर मैं इसी में जो क्वेश्चन में दिया गया है, u का वैल्यू 10, एक्सेलरेशन का वैल्यू -8, और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम टाइम का वैल्यू है 1.25 सेकेंड। 1.25 सेकेंड यहाँ पे डालो, तो ये देखो 10 आ रहा है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 10 से 10 कट जाएगा, यानी 0 आएगा।
अगर जल्दी से कैलकुलेशन में चेक करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखो v था ना, क्योंकि समझना ये है कि जब इसमें रिटार्डेशन है तो ब्लॉक इस ट्रॉली में जा रहा है राइट साइड में, लेकिन ट्रॉली के अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा है उसने हमें ये बताया कि इसका एक्सीलरेशन -8 पीछे की तरफ लग रहा है। तो एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी के अपोजिट होता है तो धीमे धीमे वो स्पीड को कम करता है, और ये कभी ना कभी स्पीड तो जीरो हो जाएगी। तो मान लो मुझे चेक करना है कि v0 कब हो जाएगा, मैंने v0 रख दिया, 10 रख दिया, -8 कर दिया, और मैं टाइम जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आएगा 10/8 इक्वल टू t। अब 10/8 को सॉल्व करोगे तो आ रहा है ना 1.25। तो 1.25 सेकंड के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा, मतलब ट्रॉली के अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा है उसको ये ब्लॉक रेस्ट में दिखाई देगा। कब? जब टाइम होगा 1.25 सेकंड। तो ऑप्शन सी में जो लिखा है वो सही लिखा है कि द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप एंड टी 1.25 सेकंड। तो सही मुझे नहीं लेना है तो सी ऑप्शन भी हम लोग नहीं ले सकते। अब यहीं से थोड़ा आगे चलिए, इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी। देखो यहाँ पर जाने के बाद ये ब्लॉक रुक गया। इस समय राइट साइड में जाने की स्पीड इसकी जीरो हो गई। कब जीरो हुई? 1.25 सेकंड के बाद। जब ये रुक गया तो क्या इस समय इस पर कोई फोर्स है जो इसको किसी भी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करे? यस, सीडो फोर्स जो लग रहा था 10 न्यूटन लेफ्ट साइड में, वो अभी भी लग रहा है। ध्यान से सुनना, ये 10 न्यूटन इधर लग रहा है, ये इस ब्लॉक को वापस लाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये ब्लॉक अब रेस्ट में आ चुका है, इस सरफेस के साथ इसमें रिलेटिव मोशन होने की तैयारी हो रही है। किसकी वजह से? सीडो की वजह से। तो इस यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होगा जो इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। लेकिन ब्लॉक इस समय रेस्ट में है, तो जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो काइनेटिक नहीं होगा, म्यू एस एन होगा। कौन सा? स्टैटिक। क्यों? क्योंकि ये रुका हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब म्यू एस का वैल्यू अपने पास कितना है? 0.6। तो यहाँ पर लिखिए 0.6, और नॉर्मल 2 kg का ब्लॉक का नॉर्मल होगा 20। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ गया 12 न्यूटन। अब जरा सोचिए, सीडो जो ले जाने की कोशिश करेगा वो 10 न्यूटन है, जो फ्रिक्शन मैक्सिमम इसको रोकने की कोशिश करेगा वो 12 न्यूटन है। तो ज्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से ये ब्लॉक रिटर्न नहीं करेगा, सीडो इसको रिटर्न नहीं करा पाएगा। तो कहने का मतलब है इस टाइम पर ये जो ब्लॉक है ये विल रिमेन एट रेस्ट, ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकता ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑप्शन डी लिखता है द ऑब्जेक्ट विल रिवर्स इट डायरेक्शन एट t इक्वल 1.25 सेकंड। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इसको जाने नहीं देगा। तो जो डी ऑप्शन में बात लिखी है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वही मेरा आंसर होगा। तो आंसर डी को टिक करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब चलो 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34, ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन। दो चीजें समझो, एक तो ये रॉकेट दिया हुआ है, रॉकेट में जो एक्सेलरेशन है उसका जो वैल्यू यहाँ पे दिया है, इसको एक काम करते हैं। जैसे सपोज करो कि ये एक रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें एक्सेलरेशन दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ बच्चों को गलती हो जाती है, मोशन अंडर ग्रेविटी इसमें ढूंढने लगते हैं। तो जब रॉकेट का क्वेश्चन है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अपने इंजन के पावर से ऊपर जा रहा है, वहां जी नहीं लगेगा। जी तब लगेगा जब बॉडी पूरी तरह से ग्रेविटी में मोशन करने के लिए फ्री हो। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नहीं है। द फ्यूल इज फिनिश्ड 1 मिनट। 1 मिनट के बाद इसमें फ्यूल खत्म हो जाता है। इट कंटिन्यू टू मूव अप, ये ऊपर जाता रहता है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड? तो एक काम करो, ये मान लो ग्राउंड, और इसमें देखो कि t इक्वल 0 से ये चला, t इक्वल 1 सेकेंड तक ये पहुंचा जब तक इसमें फ्यूल था। तो पहले ये पता करो कि जब 1 सेकेंड यानी आफ्टर, या इसको एक काम करते हैं हम लोग, पहले इसमें ये चेक कर लेते हैं हाइट इन 1 मिनट। 1 मिनट में हाइट कितना चला, मतलब फ्यूल खत्म होने से पहले। तो हाइट के लिए जैसे मैंने लिखा h1, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ कितना लग रहा था 10, 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड। इसको स्क्वायर करो, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ से कैंसिल कर दो 5, तो ये मिलेगा 18,000 मीटर आ गया। अब इसी टाइप से मान लो कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आफ्टर 1
या आफ्टर नहीं, इसका वेलोसिटी भी चेक करो कि जब ये 1 मिनट हो जाता है तो उस समय ये कितनी स्पीड से चल रहा था। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन हुआ 10, v इक्वल u प्लस 80 से कर रहा हूँ, टाइम है 60 सेकेंड, तो इस समय इसकी स्पीड होगी 600 मीटर पर सेकेंड। जब तक फ्यूल था, फ्यूल खत्म होने के बाद ये चलना बंद नहीं करता है, ऊपर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक की स्पीड 0 नहीं हो जाती। तो क्यों ना हम लोग ये हाइट भी निकाल दें। तो इस हाइट को निकालने के लिए तब तक जब तक स्पीड 0 ना हो, तो v स्क्वायर यानी फाइनल स्पीड 0, फ्यूल खत्म होने के बाद इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 600, तो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर यानी 600 स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी में चल रहा है क्योंकि इंजन बंद हो चुका है, तो ये एक बॉल या ऑब्जेक्ट की तरह बन गया है। अब इसमें जो एक्सेलरेशन लगेगा वो नीचे लगेगा और वो भी ग्रेविटी का होगा इंजन बंद होने के बाद। तो यहाँ पर वैल्यू लिखोगे 9.8, ये माइनस साइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है, 2as। साथ में मुझे यहाँ पर h2 चाहिए। अब इस इक्वेशन में 600 स्क्वायर, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो जो h2 का वैल्यू निकल कर आएगा वो होगा 1836.7.3 मीटर। तो टोटल हाइट कितना हुआ? h1 का वैल्यू था 18,000, उसमें ऐड कर दो 1836.7.3। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो किलोमीटर में बदल देना, 36.4 किलोमीटर इसकी वैल्यू आएगी, ऑप्शन बी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 34। अब इसके बाद का जो सेक्शन 2 है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन दिए हैं, उसको मैं अगले वाले पार्ट में अभी रिकॉर्ड करके अलग से डालता हूँ, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो पहले यहाँ पर।